Let's today discuss this article by the FinShot, this carousel by the FinShots, which talked about that HDFC Banks celebrated the merger, just claim its first casualty. मतलब जो merger हुआ था, उसका जो ये casualty हुई है, ये जो अपने चेयरमैन साहब थे, उन्होंने जो रिटायर किया था, वो इज जस्ट फर्स्ट ऑफ अ थिंग और ये पूरी सिस्टम में ही बिखरा होने वाला है. सो एचडीएफसी बैंक्स चेयरमैन डिडंट क्विट ओवर स्कैंडल, ही मे हैव क्विट ओवर अ मर्जर दैट नेवर फाइनलाइज्ड. तो ये जो मर्जर था वो क्या था, कैसे हुआ था, लेट्स अंडरस्टैंड इट. पहला तो चीजें क्या है. सो ऑन मार्च 18 2026 एचडीएफसी बैंक चेयरमैन कानू चक्रवर्ती अनाउंस हिज रेजिग्नेशन. और ये जब रेजिग्नेशन मार्केट में आया, तो बहुत हलचल मच गई थी मार्केट में, because there was no names or specifics of on his resignation letter, but rather his personal misalignment with the bank's values and the ethics. So उन्होंने ऐसा बोला कि जो मेरा मेरा खुद का इंटरनल वैल्यूज है, वो जो बैंक्स के बैंक्स की वैल्यूज है उससे मिसअलाइन हो रहा है, तो इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ. किसी का नाम वाम नहीं लिया था, नेम और वो सब कुछ लिया नहीं था, बट यही चीज सिर्फ बताई थी कि जो मेरी पर्सनल वैल्यूज है, वो जो बैंक की वैल्यूज है उसके साथ मैच नहीं कर रही है. एंड राइट आफ्टर दैट एचडीएफसी रुपीज 1 लाख करोड़ इन द मार्केट वैल्यू डिसअपियर्ड ओवरनाइट. तो ये जब खबर बाहर आई, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर रिजाइन करता है, तो पहले तो वो मार्केट में हलचल मचती है कि भाई कोई न्यूज आई उसके बेसिस पे ये चीज होनी है. सो इट्स अ न्यूज बेस्ड रिस्क कि जब कभी भी न्यूज आती है ऐसी कोई, तो वो हलचल मचनी है स्टॉक प्राइस में. सो दिस में नॉट बी अ स्कैंडल एट ऑल, बट समथिंग विच इज फार मोर इंटरेस्टिंग. और जैसे देखा कि एचडीएफसी बैंक का रुपीज 1 लाख करोड़ डाउनफॉल हो गया, उसमें वाइप आउट हो गया, उस वैल्यू डिसिपेयर हो गई. बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी कॉल्ड एज कल्चरल कोलिजन. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन द साइकोलॉजी, विच इज कॉल्ड एज कल्चरल कोलिजन. अब ये क्या है कि कल्चर्स मैच नहीं होते कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन के, ये चीज होनी है कि भाई दोनों कल्चर्स फाइट करते हैं. व्हेन टू कल्चर्स फाइट इट इज कॉल्ड एज कल्चरल कोलिजन. इट हैपेंस व्हेन टू इंस्टीट्यूशंस बोथ सक्सेसफुल ऑन देयर ओन टर्म्स आर फोर्स्ड टू बिकम वन. दो जो एकदम अलग एंटिटीज थी, उनको अगर एक कर दिया जाएगा, तो बांधेंगे ना, लड़ेंगे वो लोग. तो क्या करेंगे कि क्या बोल सकते हैं कि एक विलन और एक हीरो को साथ में बिठा दोगे तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू सिस्टम्स ही अलग है, उसको क्या करोगे, वो लड़ेगा ही. So, and it almost always surfaces not in the spreadsheets but in the boardrooms and quite disagreements about the directions. So ऐसा कुछ नहीं है कि भाई it almost always surfaces not in the spreadsheets. मतलब वो ऐसी एक्सेल में दिखे वैसी कोई चीज नहीं है, because it's a human nature. ये ह्यूमन नेचर की बात है. बट इन बोर्ड रूम्स एंड क्वाइट डिसएग्रीमेंट्स अबाउट द डायरेक्शंस, कि जब बोर्ड रूम्स में जब इंसान बैठते हैं, ये ऐसे एक्सेल में ऐसा लेके बैठेंगे, तो ये डिसीजन ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बट जब कल्चरली बात करें, जब इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, जब बोर्ड रूम इन्वॉल्व हो जाती है, जब वहां पे डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाता है कि भाई इस कंपनी को ऐसे चलाना चाहिए, तो जब वो दोनों बोर्ड का डिसएग्रीमेंट्स आता है, जब दो ओपिनियंस फाइट मारते हैं, तब क्या चीजें होती है, तो वो बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती है. नाउ एन अनस्पोकन क्वेश्चन हैज इमर्ज्ड, हुज वे ऑफ डूइंग थिंग्स मीन्स, कि यहाँ पे जो मर्जर हुआ है, वो किसकी चलेगी अब, कौन रूल करेगा डिसीजंस को. सो दैट्स द लेंस वर्थ अप्लाइंग टू द एचडीएफसी बैंक राइट नाउ, कि ये जो दो मर्ज हुई एंटिटीज, वो इसमें किसकी बोलती चल रही है कंपनी में. नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड. अब वो क्या कौन सी कंपनी कर रही है वो पता नहीं है. एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक शेयर्ड अ नेम एंड फाउंडिंग फैमिली, बट दे वर फंडामेंटली डिफरेंट एंटिटीज. वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज थी. वो कैसे, लेट्स सी. सो एचडीएफसी लिमिटेड वाज अ 46 years old when the merger happened. जो एचडीएफसी लिमिटेड थी, इट वाज almost 46 years old जब ये मर्जर हुआ. एंड इट वाज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी which was built on a patience with long tenured employees, deep borrower relationships and a conservative approach to risk that had survived multiple credit. तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, वो बनी किसी पे थी. सो इट वाज बिल्ट ऑन पेशेंस. तो पहला तो पेशेंस पॉइंट आ जाता है कि वो पेशेंस के थ्रू बिल्ट हुई थी वो चीजें, विथ लॉन्ग टेन्योर, जो लॉन्ग टेन्योर पीरियड थे, उसमें से ही वो चीज निकली थी. ऐसे ही धबाड़ करके भाई बेचो 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 वैसी नहीं थी. वो पेशेंस के साथ ग्रो हुई थी वो कंपनी जो थी. एंड उसके एम्प्लॉयज भी वैसे ही थे, जो लॉन्ग टेन्योर्ड एम्प्लॉयज थे वो भी उसमें वैसे ही थे. एंड देवर डीप बोरोड डीप बोरोड रिलेशनशिप्स, अगर इसमें देखें तो वो लोग भी इन्वॉल्व थे, जो शांति से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं धीरे धीरे, जो चीजें डेवलप होती है वैसी चीज थी. एंड देयर वाज अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू रिस्क, क्योंकि एक कंपनी 46 ईयर्स तक कब ग्रो कर सकते हैं, जब कोई रिस्की अप्रोचेस नहीं लेते और शांति से ग्रो होते रहते हैं, तभी वो 46 ईयर्स तक ग्रो हो पाती है. तो दैट वाज द अप्रोच ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, अगर बात करें तो. एंड टू द रिस्क दैट हैड सर्वाइव मल्टीपल क्रेडिट पीरियड्स. तो ये अगर बात करें तो मल्टीपल
क्रेडिट पीरियड्स दैट हैव सर्वाइव्ड, उसने मल्टीपल क्रेडिट साइकिल्स उसने सर्वाइव कर दी थी। दिस इज द पॉइंट ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। और अगर हम बात करें अब आगे बढ़ते हैं, तो एचडीएफसी लिमिटेड ऐसे ऑपरेट करती थी। अगर बात करें तो जो अपने कंक्लूजन करते थे एचडीएफसी लिमिटेड कैसे वर्क करती थी, तो पहले तो 46 ईयर्स ओल्ड एंटिटी थी, और वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। वो पेशेंस के साथ लॉन्ग टेन्योर्ड एम्प्लॉयज के साथ ग्रो की थी, डीप बोरोड रिलेशनशिप से उसके, एंड कंजर्वेटिव अप्रोच रिस्क लेके चलता रहता था, एंड मल्टीपल क्रेडिट साइकिल्स सर्वाइव कर दिए थे एचडीएफसी लिमिटेड ने। अब आगे बढ़ते तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा था। सो एचडीएफसी बैंक की फिलोसॉफी कैसी थी। सो एचडीएफसी बैंक की अब बात कर लेते हैं। सो हाउ डिड एचडीएफसी बैंक ग्रो। सो एचडीएफसी बैंक ऑन द अदर हैंड वाज बिल्ट फॉर वेलोसिटी। वो तो भाई धम धुमड़ा का करो, बेचो 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 बेचो। सो इट वाज बिल्ट फॉर वेलोसिटी। इट हैड एन एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन एंड क्वार्टरली ग्रोथ टारगेट्स के भाई क्या क्या चीजें थी। पहले तो देखो, एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन करना था कि भाई जितनी ब्रांच खोल सको खोलो। ब्रांच खोल खोल के बेचना शुरू कर दो, जो भी जितने भी लोन अकाउंट्स बेचना कुछ भी करना है उसको बेचो, जितना भी कर सकते हो बेचते रहो। वो एक एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन था, और उनका टारगेट क्वार्टरली ग्रोथ तो था ही। सो इट वाज क्वार्टरली ग्रोथ टारगेट उनका मेन टारगेट रहा रहता था एचडीएफसी बैंक का। वाइल क्रॉस सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, के भाई क्रॉस सेलिंग करते रहो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई क्रॉस सेलिंग क्या होती है। सो क्रॉस सेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई जो बेच रहे हो उससे कुछ कुछ और बेचना शुरू कर दो। सो बैंक का अगर लोन दे रहे हो तो उसको क्रेडिट कार्ड भी बेचना शुरू कर दो। तो उन लोगों ने क्रॉस सेलिंग कर करके क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस दोनों बेचना भी शुरू कर दिया था। तो देवर सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड इंश्योरेंस बोथ। सो वो चीज़ आ गई, दे वर सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स टू इंश्योरेंस, सब चीज़ें बेचना शुरू कर दिया था। एंड इन नो टाइम एचडीएफसी बैंक बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स इन इंडिया, पार्टली बिकॉज इट मूव फास्ट एंड स्केल। तो ये मोस्टली सबसे प्रॉफिटेबल बैंक हो गई थी ऑफ इंडिया के भाई, बेचते रहो, ग्रोथ अच्छा था। एंड बैंक्स में ग्रोथ वैसे ही होता है कि जब 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 तक यू आर नॉट सेलिंग थिंग्स, यू आर नॉट गेटिंग लोन्स और डिसबर्सिंग लोन्स, और गेटिंग द डिपॉजिट्स अकाउंट्स और नहीं खुल रहे, तब तक ग्रोथ कैसे आएगी इस चीज में। वो तो धंधा ही वही है कि पैसे लो और पैसे दो। सो उसमें तो ग्रोथ वैसे ही आएगी कि भाई हाँ, जितनी ब्रांचेस खुल रही है उसमें अकाउंट्स कितने खुल रहे हैं। वो हो रही थी। एंड दो नीदर एंटिटी हैड द रॉन्ग अप्रोच, दे वर जस्ट ऑप्टिमाइज फॉर वेरी डिफरेंट गोल्स। के हाउस एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, वो शांति से ग्रो कर रही थी, अच्छा है। और एचडीएफसी बैंक की अगर फिर से एक बार समराइज करते हो, एचडीएफसी बैंक कैसे ऑपरेट करता था। सो इट ऑपरेटेड ऑन हाई वेलोसिटी मार्जिन, कि भाई धमाधुम ग्रोथ ही चाहिए अपने को। एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन कर रही थी, क्वार्टरली सेल्स का उसका ग्रोथ का टारगेट था। क्रॉस सेलिंग बहुत कर सकती है, and बहुत कर रही थी बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस, वो सब चीजें चल रही थी। सो उससे वो क्रॉस सेलिंग भी होती थी, एंड इट वाज मेड फॉर टू बी मेड प्रॉफिटेबल, कि वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनीज हो गई थी। सो ये अगर दोनों तुम कंपैरिजन देखोगे तो ये दोनों को आपको दिख जाएगा अल्टीमेटली कि हाँ भाई बहुत अलग वेरिएशन है। कोई भी ऐसा नहीं है दैट कोई कोई अच्छा या फिर बुरा नहीं है। सो इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, बस अलग है। सो इट्स नॉट राइट और रॉन्ग नहीं है, बस अलग है। एंड दैट्स वेयर द थिंग्स गेट स्पाइसी, एंड दैट्स वेयर द थिंग्स गेट मेसी। जब चीजें अलग होती है, तब किसी को ऐसा लगता है कि मैं ही सच्चा हूँ, और किसी को लगता है सामने वाला ही गलत है। तो वो तो होनी है, वो कहीं पे भी हो, वो होनी है। सो दैट वाज द थिंग कि दो नीदर एंटिटी हैड द रॉन्ग अप्रोच, दे वर नेवर जस्ट ऑप्टिमाइज फॉर वेरी, दे वर जस्ट ऑप्टिमाइज फॉर वेरी डिफरेंट गोल्स टू बी डन। हम अगर आगे बढ़े, so when the merger was announced in 2022, the goal was to combine the mortgage powerhouse with the distribution machine. तो mortgage का जो पावर हाउस था अपना अपना एचडीएफसी लिमिटेड, तो उसको मॉर्गेज पावर हाउस तो मिक्स कर दे अपने इसके साथ, इट वाज विद द डिस्ट्रीब्यूशन मशीन ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो ये दोनों को अपने मर्ज कर देते और और ग्रोथ करते और मजे करते हैं। सो दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ दिस थिंग। सो द नंबर्स वुड हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दे सीम टू बी लुक ग्रेट ऑन द पेपर। द नंबर्स तो बहुत अच्छे ही होंगे इन मर्जर होगा तो नंबर्स वुड लुक ग्रेट। एम आई है मजा आ गई, वैसी चीजें देखेगी। बट कंबाइन दिस मेड एचडीएफसी इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय असेट्स विद रुपीज 17 लाख करोड़ बैलेंस शीट। तो ये जो जब कंबाइन हुई, जब मर्ज हो गई, तो क्या हो गई चीजें, तो उसकी 17 लाख करोड़ की बैलेंस शीट बन गई। 17 लाख करोड़, कितने जीरो आ जाएंगे, 5 ये और 7 है, मतलब 12 जीरो समझ लो, 17 के बाद 12 जीरो। 17 लाख करोड़ की बैलेंस शीट हो गई, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। 17 लाख करोड़ का तो बैलेंस शीट बन गया। अगर बात करें मर्ज हुई तब, फिर अगर ब्रांचेस की बात करें तो 1000+ ब्रांचेस बन गई उसकी। एंड अगर लास्ट में बात करें, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स बन गए। एक ही शेल्टर में आ गए मिलियंस ऑफ कस्टमर्स।
तो ये चीज़ हो गई। नाउ बट हियर्स व्हाट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे अब चीज़ें क्यों मैस होना शुरू हो गई। बिकॉज़ मर्जिंग अ बैलेंस शीट टेक्स मंथ्स एंड मर्जिंग कल्चर कैन टेक अ डिकेड। बैलेंस शीट को तो क्या मर्ज करना है कि भाई मर्ज करना है तो मंथ्स में हो जाती है, ईयर चलो 2 साल में अच्छा सीए अच्छी सीए फर्म हायर कर दी, 2 साल लेके वो चीज़ें कर देगी। बैलेंस शीट्स तो कंबाइन हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द कल्चर? जो कल्चर कंपनी में डेवलप होता है वो बहुत सालों के बाद होता है। एंड वो डिकेड्स लग जाता है कोई भी 2 कल्चर मिक्स होने के लिए। यू कांट मिक्स योर एप्पल और यहाँ की इंडिया की कोई लाला कंपनी का कल्चर मिक्स कर ही नहीं पाओगे। दैट्स द थिंग कि यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि भाई एक कंपनी जो स्लो डेलिब्रेट रिस्क रिस्क के बिना जो ग्रोथ हो रही थी वो थी, और सामने एक ऐसी कंपनी थी जो वोलाटाइल थी, जो धाम धुमाड़ सेल्स करो वैसी चीज़ आ गई थी। सो यहाँ पे वो चीज़ें शुरू हो गई कि वो मिसअलाइन होना शुरू हो गया कि कल्चर एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन की। हम पढ़ते भी है कि कल्चरल फिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। सो दिस इज़ वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। सो समटाइम्स इट जस्ट नेवर फुल्ली हैपेंस। सो एचडीएफसी लिमिटेड्स डेलिब्रेट रिलेशनशिप ड्रिवन एंड कॉशियस मेथड had to suddenly coexist with HDFC Bank's metric driven, aggressive and growth at scale approach। तो क्या हुआ ये देखो। इसमें बहुत ब्यूटीफुली दिस राइटर हैव रिटन एवरीथिंग। इट जस्ट नेवर फुल्ली हैपेंड। सो एचडीएफसी लिमिटेड की जो बात करें तो उसका क्या था, और अपना हाँ एचडीएफसी बैंक था, उसकी क्या पॉलिसी थी, वो अपने एक बार फिर से यहाँ पे टैली कर लेते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड क्या था कि डेलिब्रेट शांति से ग्रो करते हैं, नो वरीज, अपने धीमे धीमे ग्रो करेंगे। सो दैट वाज अ डेलिब्रेट रिलेशनशिप ड्रिवन कॉशियस मेथड थी। वो चीज़ एकदम शांति से ग्रो हो रही थी, मज़ा कर रहे थे, मस्त तरीके से ग्रो हो रहे थे। सो दिस वाज़ द एचडीएफसी लिमिटेड, और उसको कोएग्जिस्ट होना था किसके साथ? इट हैड टू सडनली कोएग्जिस्ट विद एचडीएफसी बैंक्स मेट्रिक ड्रिवन। तो भाई सेल्स लाओ तो ही बैंक का ग्रोथ होगा, और तो ही क्वार्टरली रिपोर्ट्स में जाएगा क्या, हाँ भाई सेल्स बढ़ा। मेट्रिक ड्रिवन, अग्रेसिव, ग्रोथ एट स्केल अप्रोच। तो भाई ग्रोथ चाहिए ही होगा, कुछ भी कर लो। दिस वाज वेयर द थिंग्स वर कि एचडीएफसी लिमिटेड ऐसे ऑपरेट करते थे, एचडीएफसी बैंक ऐसे ऑपरेट करते थे, और यहाँ पे चीजें शुरू हो गई थी। एंड दिस इंडिकेटेड वेरी डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स फॉर व्हाट अपीयर टू बी द सेम एंटिटी अंडर वन लोगो। कि ऐसा लग तो रहा था कि भाई ये एचडीएफसी के ब्रांड के लोगों के अंदर सब दोनों एंटिटी सेम है, बट ये चीजें बहुत डिफरेंट थी अंडर दैट ब्रांड एंगल ऑल्सो। काफी मूव फॉरवर्ड to the post-merger, something unexpected happened. HDFC's bank loan growth, once the envy of the industry, started slowing down। को जो एचडीएफसी बैंक का लोन पार्ट था, लोन ग्रोथ था, वो श्रिंक डाउन होना शुरू हो गया। Its deposit franchise came under pressure because the merged entity suddenly needed far more deposits to fund a match merge to fund a much larger loan book than before। कि जब भी ये this deposit franchise came under pressure because the merged entity suddenly needed far more deposits to fund a much larger loan book than before। मतलब ये जो डिपॉजिट्स चाहिए होती थी, क्योंकि मर्ज हो गई थी एंटिटी, और इतना सारा बैलेंस शीट मर्ज हो गई थी, तो जो लोन देने की जो क्षमता थी वो स्लो डाउन हो गई, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। अगर देखें तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गई, बिकॉज डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हो गए और लोन उतने ज्यादा दे नहीं पाए, वैसी चीज हो गई। स्टॉक विच हैड बीन इंडियाज मोस्ट बिलोव्ड बैंक स्टॉक फॉर ओवर 2 decades क्वाइटली अंडर परफॉर्म फॉर 2 years स्ट्रेट आफ्टर द मर्जर। तो मर्जर के बाद जो 2 straight years थे, 2 straight years, ये डामाडोल शुरू हो गया उसका, और स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो इट स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। अब और आगे बढ़ते हैं। सो इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, चक्रवर्ती हिमसेल्फ रोट दैट बेनिफिट्स ऑफ द मर्जर वर येट टू बी फुल्ली फ्रुक्टिफाइड। कि अभी भी जो मर्जर का बेनिफिट्स हुआ था वो अभी तक आया नहीं था। एंड दैट्स अ वेरी केयरफुल सेंटेंस फ्रॉम अ मैन हु स्पेंट 30 years एज सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो ये जो चक्रवर्ती साहब जो थे, वो 30 years ही वाज अ आईएएस ऑफिसर। ही वाज 30 years उन्होंने सर्विस में निकाले थे। एंड ऐसे लोग हैं ना बहुत चूज़ी होते हैं वर्ड्स के रिगार्डिंग, के वो लोग बहुत चूज़ी वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एंड दैट्स द थिंग अबाउट दिस आईएएस ऑफिसर्स या फिर एडमिन ऑफिसर्स, जो बहुत सारा पढ़ लिया होता है, या फिर दे हैव बीन अ गुड स्पोक्स पर्सन, लिटरेचर का बहुत नॉलेज होता है। सो बेनिफिट्स ऑफ द मर्जर वर येट टू बी फुल्ली फ्रुक्टिफाइड, ऐसा सब लिखा था। एंड पीपल लाइक हिम डू नॉट चूज वर्ड्स वेरी केयरलेसली। तो वो वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज किए थे उन्होंने। And now here's where it gets nuanced. When we hear
ethics in a corporate context, we immediately think of the dramatic version, which would include fraud, falsified accounts, and a cover up. यू नो कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी एथिक्स का वर्ड आता है, हमारे सीए फाइनल में भी आती है एथिक्स की चीजें। तो एथिक्स में क्या लगता है कि भाई फ्रॉड ही किया होगा, बट फ्रॉड होगा या फिर फॉल्सिफिकेशन कुछ किया होगा, एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया होगा, या फिर कोई करप्शन किया होगा और उसका कवर अप होगा। तो ये सब चीजें एथिक्स में आती है। एथिक्स कैन बी क्वाइटर देन दैट टू ना यार, कि भाई एथिक्स यही थोड़ी है कि फ्रॉड ही किया हो या फिर फॉल्सिफाइड अकाउंट ही हो या फिर कवर अप भी हो। But it could mean, are we being honest about what's working, whose voice actually gets heard in that room, and are we prioritizing short-term optics over the long-term sound? वो सब चीजें भी एक व्यक्ति के लिए मैटर करती है कि भाई क्या करना है, वो उनकी वॉइस सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है बोर्ड में। तो वो सब भी एक एथिक्स के पार्ट में आ जाती है। बट वी यूजुअली स्किप दैट इन द थियरी पार्ट। बट इन द रियल लाइफ, इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब चीजें गेम थियरी के अकॉर्डिंग वो सब चीजें प्ले में आ जाती है कि भाई ऑनेस्ट क्या है कि नहीं वर्किंग के बारे में। आप किसकी आवाज सुनी जा रही है बोर्ड रूम्स में, एंड आर वी प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म या ओवर द लॉन्ग टर्म ऑप्टिक्स। तो ये चीजें आ जाते हैं इन द प्ले। एंड चक्रवर्ती केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, वेयर एवरीथिंग वाज मेजर्ड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। तो जहां से ये आ रहे थे वो, वहां पे सब चीजें मेजर्ड थी एंड सब चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस हो जाती है एक पर्सनल चॉइसेस के, कि भाई जो इस वे ऑफ लाइफ से जिया है, उनको अगर ग्रोथ 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 करता रहे तो इंसान पक जाता है। वो सोचता है कि हाँ यार, मैं इतने साल मेरे सर्विस के दिए और वहां पे शांति से चल रहा था, अब सडनली मैं ग्रोथ 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 सेल 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 से वो वाली माइंडसेट में आ जाओ। इट कांट बी, एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होती है कि 30 साल की जो कंडीशनिंग है वो कैसे मिटाओगे किसी की। सो ही वाज अ ट्रेन्ड आईएएस ऑफिसर सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम अ मैनेजमेंट टीम ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड एंड ग्रोथ। तो वही चीज थी कि वो जो ट्रेन्ड आईएएस ऑफिसर थे, उनका जो साइकोलॉजिकली कंडीशनिंग अगर देखे तो एक आईएएस ऑफिसर की कंडीशनिंग ऐसे होती है। फिर उन्होंने 30 इयर्स ऐसी बैंक में सर्विस की थी जहाँ पे ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वहां पे स्लोली कंजर्वेटिव ग्रोथ वाज ओके विद देम। उनके सामने एक ऐसी टीम मैनेजमेंट टीम आ गई थी, व्हिच वाज ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड ग्रोथ। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। एंड दैट्स नॉट नेसेसरली एनी विलन ओरिजिन स्टोरी, बट माइट जस्ट बी टू वैल्यू सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। इट इज जस्ट टू वैल्यू सिस्टम्स दैट वर नेवर नेवर फुल्ली रिकंसाइल्ड आफ्टर द मर्जर। के वो जो वैल्यू सिस्टम थी उसको कैसे मर्ज करना है, वो कौन सिखा देगा? वो कभी कोई सिखाता ही नहीं, बिकॉज इट्स नेवर डन। ऐसी कोई चीजें हो ही नहीं सकती कि पहले किसी के एंटिटी में किया हो तो वो सेम रेप्लिकेट किया, बिकॉज वो कैसा कभी हुआ ही नहीं है। बिकॉज इंडिया हैज नेवर अटेम्प्टेड सच अ मर्जर एट द स्केल बिफोर। देयर वाज नो प्लेबुक एंड नो कंपैरेबल प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है कि कोई ऐसी प्लेबुक ही नहीं थी कि दो वैल्यू सिस्टम को कैसे मर्ज करोगे एक सिस्टम में, एक ब्रांड ब्रांड नेम में। एंड यू कैन जस्ट लुक एट हाउ जेपी मॉर्गन मर्ज विद बियर स्टर्न्स एंड अप्लाइड हियर। There were different regulatory environments, different workforce culture, and different customer experiences entirely. वहाँ पे जेपी मॉर्गन ने किया होगा, वो आई डोंट हैव वेरी मच डिटेल्स अबाउट दिस, बट वहाँ के वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। वहाँ इंडिया का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत होती है, यहाँ पे खींचातानी वहाँ पे भी होती है, बट देयर इज एन इंडियन माइंडसेट व्हिच कम्स ओवर हियर। वो सब चीजें बहुत डिफरेंट होती है। एंड जब एक एंटिटी जब ग्रोथ के ड्रिवन में होती है वो अलग माइंडसेट से वर्क करती है, जो कंजर्वेटिव ड्रिवन माइंडसेट से वर्क करती है वो अलग तरीके से वर्क करती है। हाउ टू मर्ज दैट वाज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन दिस एंटायर थिंग दैट हैपेंड। नाउ if we move forward, in the absence of a playbook, the people at the top have to make tough judgment calls about pace, priorities, and what kind of institution this new HDFC Bank wants to be on the other side of all of this. Because जब कोई प्लेबुक ही नहीं है, उनके पास पता ही नहीं है कि भाई ये अच्छा है या फिर ये बुरा है या फिर ऐसा कर सकते हैं, तो क्या होता है? तो जो सीनियर पीपल होते हैं, जो टॉप में पीपल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो पीपल एट द टॉप हैव टू मेक टफ जजमेंट कॉल्स। तो उनको टफ जजमेंट कॉल्स तो लेने पड़ेंगे भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक टच टफ जजमेंट कॉल्स होती है अबाउट द पेस, about pace, priorities, and what kind of institution they want to build. What kind of institution this new HDFC, ये जो नई HDFC बैंक बनी है, तो वो कैसी एंटिटी बनेगी? वो एक बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑन द अदर साइड ऑफ ऑल दिस। जो भी फियास्को हुआ उसके बाद कैसे वर्क करेगी वो सीनियर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना था।
सीनियर मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने थे, टफ कॉल्स लेने थे, सो वो सब चीज़ें आनी थी। सो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल दैट चक्रवर्ती एंड द मैनेजमेंट मेड डिफरेंट कॉल्स। ये जो चक्रवर्ती साहब का जो कॉल था, वो जो दूसरे मैनेजमेंट के साथ में बैठे थे, उनसे बहुत डिफरेंट कॉल्स लेने का उनका इच्छा था या फिर उनका पर्सनल चॉइस वैसा था, बिकॉज़ नॉट इल्लीगल वन्स ऑफ फ्रॉड व्हिच आर फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट बट जस्ट डिफरेंट वन्स, एंड समटाइम्स दैट डिफरेंस में सीम इनफ। मैंने जैसे बोला कि इट्स नॉट कोई कोई चीज़ राइट या फिर रॉन्ग नहीं है। इट्स नॉट कि ये राइट और रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग की लड़ाई नहीं थी। इट्स जस्ट दोनों चीज़ें अलग है, एंड अलग अलग होने का, अलग पने का एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस अलगपना। So that may be, a reason where Chakraborty Saab got very much thing about this. So HDFC Bank is not just any other bank, but rather a systematically important institution. कि systematically बहुत important institution है of India because एक बहुत large chunk of Indian Nifty 50 और stock market if you can say bank Nifty you can say बहुत बड़ा पार्ट एक HDFC बैंक का होता है। So it's not कि हाँ भाई कोई भी ऐसी आलतू-फालतू बैंक पंजाब नेशनल बैंक या फिर एयू फाइनेंस आई डोंट नो द नंबर्स आई एम जस्ट से कोटिंग द थिंग वो एचडीएफसी बैंक है एचडीएफसी बैंक इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट and it's a rather systematically important institution. Its health is directly tied to the health of the broader financial system. कि वो जैसे वर्क करेगी एचडीएफसी बैंक जैसे वर्क कर रहा है वैसे ही पूरी financial system है बिकॉज वही माई बाप है सबका वो जैसे वर्क कर रहा है प्राइवेट प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ी बैंक है सबसे लार्ज थिंग्स है तो वो जैसे वर्क कर रही है वैसे ही सब चीजें दूसरी सब बैंक्स भी वर्क कर रही होगी. So, however, when its chairman walks outside the ethics and the official explanation, satisfies nothing ऐसा that this begs a question कि भाई जो official citation भी दी थी वो ऐसा कुछ बहुत ठोस वजह से कुछ बता नहीं रही थी and this begs a question how do you actually integrate two institutions not just their assets but their identities. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आके खड़ा रह गया कि जो दो एंटिटीज हैं उनकी आइडेंटिटीज कैसे मर्ज करवाओगे बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ गुड आंसर टू दैट the sword hanging over HDFC Bank today may hang over the next merger too. कि जो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के साथ हुआ वो कोई और बड़ा मर्जर होगा तब ये सेम चीजें होनी है एंड दिस इज बाउंड टू हैपन कि जब वो वैल्यू सिस्टम्स फाइट करेगी तो वो वैल्यू सिस्टम सही या गलत नहीं है बस अलग है एंड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ दैट डिफरेंसनेस is very difficult to have for the organizations. And yeah, if you found this insightful, do follow us and share this with someone who thinks amazing just like you.